क्या करना हुआ करता था कि वहाँ पर ये कहते थे कि ये जो पहले वाला सेट है इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो जो दूसरे वाले सेट से रिलेट करेंगे उसको हम बोल देते थे कि वो उसका डोमेन है, वो उसका डोमेन है। दूसरे वाले पूरे सेट को हम बोल देते थे कि कोडोमेन है, ये बोल देते थे। अच्छा पहले वाले सेट के जो एलिमेंट्स हैं जो दूसरे वाले सेट के साथ रिलेट करते थे, ठीक है, वो तो डोमेन हो गया। दूसरे वाले सेट के जो एलिमेंट्स हैं जो रिलेट करेंगे उसको रेंज कहते थे। दूसरे वाला कंप्लीट सेट कहलाता था कोडोमेन, लेकिन दूसरे वाले सेट के वो एलिमेंट्स जो पहले सेट के कुछ एलिमेंट्स के साथ में रिलेट करते थे उनको हम रेंज बोलते थे, ठीक। तो हमने ये देखा था रिलेशन के नाम पर, हमने ये देखा था कि एक होता था डोमेन, एक होता था दूसरा सेट पूरा का पूरा कोडोमेन, और एक होता था रेंज। इसी तरह से हमने जो फंक्शंस देखा था, फंक्शंस में हमने ये देखा था कि कोई रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। पहला तो टॉपिक हमने ये करा था, 11th क्लास की बात बता रहा हूँ। पहला तो टॉपिक हमने ये करा था कि कोई रिलेशन फंक्शन है या नहीं है, ये आप बताइए, ठीक है। और दूसरा हमने टॉपिक ये करा था उसमें कि जो फंक्शंस हैं, फंक्शंस का आप डोमेन बताइए और फंक्शंस का आप रेंज बताइए, ठीक। यही करके 2 एक्सरसाइजेस थी, तो यहाँ पर भी 2 एक्सरसाइजेस हैं। लेकिन यहाँ पर अब क्या करना है, रिलेशन में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो रिलेशन में हमको ये देखना है कि रिलेशंस कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक। सेम काम हमको फंक्शंस में करना है, ठीक है। तो डोमेन निकालना, रेंज निकालना रिलेशन में, डोमेन निकालना, रेंज निकालना फंक्शन में। ये तो हो गई 11th क्लास की बात, हालांकि इसको भी अभी कुछ क्वेश्चंस में रिवाइज करेंगे। और टाइप्स ऑफ रिलेशंस और टाइप्स ऑफ फंक्शंस यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो रिलेशन से स्टार्ट करेंगे। हेडिंग डालिएगा टाइप्स ऑफ रिलेशंस। यहाँ पर शुरुआत ही हमको टाइप से करनी है। रिलेशन क्या है वो आप जानते हैं कि एक सेट के एलिमेंट्स दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ अगर रिलेट करते हैं तो उसको हम रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिलेशंस, इसमें सबसे पहले लिखेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फॉर रिलेशन आर if x comma x belongs to R, then it is called a reflexive relation. Then it is called a reflexive relation. X comma x belongs to R, then it is called a reflexive relation. तो रिलेशन जो है, रिलेशन जब भी डिफाइन करा जाता है तो हमारे पास कोई सेट जरूर होता है, ठीक है। तो अब जरा सेट में देखते हैं क्या है। हम ये कहेंगे फॉर एग्जाम्पल फॉर x comma y belongs to 1 2 3, if there is a relation, if there is a relation R is equal to, if there is a relation R is equal to 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 3 3, ठीक है। तो ये क्या है कि ये ना हमको ऑर्डर्ड पेयर बनाकर दे रखे हैं, याद करिएगा। ऑर्डर्ड पेयर जो होते थे, जैसे ये 1 कॉमा 1 लिखा हुआ है, तो ये 1 क्या है, दिस इज डोमेन। ये 1 क्या है, ये रेंज की कैटेगरी में आ जाएगा। ये 1, ये अगेन डोमेन, ये रेंज। तो अगर मैं इससे रेंज वो सॉरी डोमेन पूछने लगूँ तो डोमेन क्या है, पहले वाले एलिमेंट्स देख लेंगे बस। तो पहले वाले एलिमेंट्स क्या होगा, 2 बार तो लिखा नहीं जाता, 1 2 और 3। तो 1 2 3 ये डोमेन है।
और रेंज में भी 1, 2 और 3 तीनों ही आ रहे हैं, तो रेंज भी आपका 1, 2 और 3 ही हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर कहेंगे सिंस 1, 1, 2, 2, 3, 3 belongs to R, so it is a reflexive relation. So it is a reflexive relation. रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब ये है कि कोई भी रिलेशन किसी सेट पर डिफाइंड होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए इन्होंने सबसे पहले कह दिया फॉर x, y बिलोंग्स टू 1, 2, 3। x, y का मतलब है पहला एलिमेंट इज कॉल्ड x, दूसरा एलिमेंट इज कॉल्ड y। इसको x बोलते हैं, y बोलते हैं, ठीक है। डोमेन और रेंज, ठीक। और जो आपका फंक्शंस है, फंक्शंस के केस में इसको प्री इमेज और इसको इमेज बोलते हैं, ठीक। तो अब आप ये देखिएगा, फिलहाल तो हम रिलेशंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा ये है कि पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट अगर सेम है सारे एलिमेंट्स के लिए, तो 1, 1 भी आ रहा है, 2, 2 भी आ रहा है, 3, 3 भी आ रहा है, तो हम ये कहेंगे ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अगर मान लीजिए इस पूरे रिलेशन में ये 1, 1 गायब होता, तो मैं ये कहता कि 2, 2 तो है, 3, 3 है, लेकिन 1, 1 नहीं है इसके अंदर, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। तो जिस सेट पर वो डिफाइंड होगा, ये 1, 2, 3 पर डिफाइंड है ये रिलेशन, जिस सेट पर वो डिफाइंड होगा उसके सारे एलिमेंट्स खुद के साथ ही रिलेट होने चाहिए। जैसे 1 है, 1 का 1 के साथ रिलेशन होना चाहिए, 1, 1, 2, 2, 3, 3 ये होना चाहिए। ये है तो वो रिफ्लेक्सिव है, नहीं तो नहीं। समझ गए मेरी बात? ठीक है जी, चलिए जी। तो ये तो हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड लिखेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। इसमें हम ये कहेंगे कि कोई भी अगर हमको सेट दे रखा है, जैसे हमसे ये मान लीजिए ये बोल दिया गया फॉर अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, फॉर अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइन अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फॉर अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, अब नेचुरल नंबर कहाँ तक जा रहे हैं भाई? इन्फिनिटी तक। तो आप ये कहेंगे कि अच्छा रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताना है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 डॉट डॉट डॉट, मतलब हर एलिमेंट खुद के साथ रिलेट जरूर करे, बस ये है। जैसे एक एग्जांपल ये होता है कि हमने ये कहा कि लेट x बी वन लाइन एंड y बी अनदर लाइन। क्वेश्चन जो है ना यहाँ पर कैलकुलेशन वाले नहीं होंगे, थोड़े सोचने वाले होंगे। तो आप ये कहिए लेट x बी वन लाइन, लेट y बी अनदर लाइन, ठीक है। अभी ओरली बता रहा हूँ, बाकी ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी में करवाएंगे। तो एंड द रिलेशन बिटवीन द टू लाइन्स इज दिस दैट बोथ द लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, x एंड y आर पैरेलल टू ईच अदर। तो कोई लाइन क्या खुद के ही पैरेलल होगी? कोई लाइन खुद के पैरेलल होगी? अरे होगी, कोई लाइन खुद के ही पैरेलल होगी ना। अरे भाई पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। कोई भी लाइन खुद के ही पैरेलल होगी। आपने वो पहले पूछा था मैंने, कहा शायद आप बता ही देंगे। अगर किसी भी लाइन की हम बात करें तो कोई भी लाइन खुद के पैरेलल है, हम कहेंगे हाँ जी है। तो इसका मतलब एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। कोई भी लाइन जो है वो ऐसे पड़ी हुई है, तो दूसरी लाइन हम ये कहेंगे कि क्या ये लाइन अपनी ही पाथ को फॉलो कर रही है? तो हाँ कर रही है, लेकिन हम ये कहेंगे रिफ्लेक्सिव तो ये हो गया। अच्छा, अब दूसरा ये होता है कि हमसे ये कहा जाए कि देयर आर टू लाइन्स L1 एंड L2 एंड द रिलेशन बिटवीन देम इज L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। तो कोई लाइन खुद के ही परपेंडिकुलर होगी क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि ये लाइन ऐसे पड़ी हुई है तो ये लाइन ऐसे सीधी तो नहीं हो जाएगी, तो परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। ऐसे कई क्वेश्चन आएंगे कि A B का भाई है, B A का भाई है या नहीं है ना? तो कहेंगे कि नहीं है भाई, वो उसकी सिस्टर है, वो उसका ब्रदर नहीं है, वो उसकी सिस्टर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो अभी मैं आगे चलता हूँ। जैसे हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन करा, तो आगे लिखेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन और a relation are if x, y belongs to R and y, x belongs to R, then it is a symmetric relation. Then it is a symmetric relation. Example:
for example, or a relation L1 is perpendicular to L2, or a relation L1 is perpendicular to L2, the relation is symmetric because L2 is also perpendicular to L1. L1 L2 पर परपेंडिकुलर है तो L2 भी तो L1 पर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये जो है ये आपका जो रिलेशन है ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन हो गया, ठीक है। रिफ्लेक्सिव नहीं होगा ये वाला, समझ गए ना। एक लाइन खुद के ही परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। अगर एक्स वाई आर को बिलोंग कर रहा है तो वाई एक्स भी अगर आर को बिलोंग करे तो मैं कहूँगा वो रिलेशन आपका सिमेट्रिक है, ठीक है। एक्स अगर वाई का भाई है तो वाई एक्स का भाई तभी हो सकता है व्हेन एक्स एंड वाई बोथ आर मेल्स, ठीक है। एक्स अगर वाई का भाई है तो वाई एक्स का भाई तभी हो सकता है जब एक्स एंड वाई बोथ आर मेल्स। नहीं तो हम ये कहेंगे कि अगर ये कंडीशन नहीं दे रखी है, अगर ये कंडीशन नहीं दे रखी है तो हम ये कहेंगे कि भाई फिर तो रिफ्लेक्सिव फिर तो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, क्योंकि वाई कैन बी द सिस्टर ऑफ एक्स, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो अगर जेंडर नहीं डिफाइन कर रखा है तो हम सीधे सीधे ये कहेंगे कि भाई फिर तो वो सिमेट्रिक नहीं होती। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब जरा एक और क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी एक और टाइप देखते हैं इसकी। जैसे सिमेट्रिक रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन के बाद में आएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में ऐसा है कि अगर एक्स वाई से रिलेट कर रहा है और वाई जेड से रिलेट कर रहा है। अभी क्या था कि जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कोई भी एलिमेंट खुद के ही साथ रिलेट करे तो वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। सिमेट्रिक रिलेशन में अगर एक एलिमेंट अगर एक्स है वाई के साथ रिलेट कर रहा है तो चेक करेंगे कि वाई भी एक्स के साथ उसी तरह से रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। कर रहा है तो सिमेट्रिक है, नहीं कर रहा है तो सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव में दो कंडीशन आ जाएंगी और देखेंगे तीसरी ट्रू है या नहीं। तो ट्रांजिटिव रिलेशन or a relation R, if xy belongs to R and yz belongs to R, then if xz belongs to R, then it is called ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर x y को बिलोंग कर रहा है, y z को बिलोंग कर रहा है, तो अगर x z को बिलोंग करे मतलब x और y के बीच में रिलेशन है, y और z के बीच में रिलेशन है, तो अगर x और z के बीच में भी वैसा ही रिलेशन एस्टैब्लिश हो जाता है तो हम ये कहेंगे कि ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। मतलब अगर x y का दोस्त है, y z का दोस्त है, तो x z का दोस्त होगा तो फिर वो ट्रांजिटिव रिलेशन बन जाएगा, ठीक है। ज़रूरी है ये ज़रूरी है, बताओ ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना भाई। अगर कुछ न्यूट्रल एलिमेंट्स भी होते हैं, नहीं जो दोनों तरफ रिलेट कर जाते हैं। जैसे मतलब लेटेस्ट एग्जांपल लेते हैं जो लेटेस्ट एग्जांपल लेते हैं जो पॉलिटिक्स का चल रहा है। एक बंदा, क्योंकि इलेक्शन होने वाला है ना, तो एक बंदा इधर बैठा हुआ है, तो इधर एक बंदा बैठा हुआ है, वो कह रहा है कि मतलब जय मोदी, मतलब मोदी जी का समर्थक है, और इधर जो बैठा हुआ है वो राहुल गांधी का समर्थक है। अभी दोनों एंटी हैं, ठीक है। और इधर जो बीच में बैठा है, उधर से उसने सुनी मोदी जी की तारीफ,
हाँ सही कह रहे हो, इधर से उसने राहुल गांधी के हाँ तुम भी सही कह रहे हो, तो ये इसका भी दोस्त है, तो एक्स वाई का दोस्त है, वाई जेड का दोस्त है, लेकिन एक्स और जेड शत्रु हैं, एक्स और जेड आपस में शत्रु हैं। तो ये वो वाली चीज़ हो गई कि इसमें हमें कंडीशन देखकर बताना होगा, और कंडीशन दे रखी होगी, कंडीशन आपको दे रखी होगी क्वेश्चन में, तो उसके हिसाब से हमको करना होगा कि अगर एक्स वाई के साथ रिलेट कर रहा है, वाई जेड के साथ रिलेट कर रहा है, तो एक्स जेड के साथ उसी तरह से रिलेट करें, ठीक है। एग्जाम्पल लीजिए, ऐसे फनी एग्जाम्पल जो मैं अभी बता रहा हूँ, ऐसे एग्जाम्पल्स बिल्कुल भी ध्यान रखें, ठीक है। वो एग्जाम्पल नोट करिए। R is a relation defined as R is a relation defined as the father of, ठीक है। तो XY belongs to R, XY belongs to R का मतलब क्या है? X is the father of Y, X is the father of Y, ठीक है। It implies that X is the father of Y, ठीक है। अभी ट्रांजिटिव चेक कर रहे हैं, ट्रांजिटिव है या नहीं है। YZ belongs to R, implies that Y is the father of Z, तो क्या X Z का फादर हो जाएगा, ग्रैंडफादर हो जाएगा, समझ गए? फादर नहीं रहा ना, फादर नहीं रहा। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, अब इसमें क्या होता है कि इसमें एक रिलेशन ऐसा बन जाता है, तो हम ये कहेंगे it implies that X is grandfather of Z, X is grandfather of Z, implies that X Z does not belongs to R। रिलेशन तो ये कहता है द फादर ऑफ, ठीक है, तो रिलेशन तो ये कहता है कि भी फादर होना चाहिए, आप तो एक जनरेशन ऊपर पहुंच गए तो ग्रैंडफादर, ये नहीं चलेगा। तो X Z does not belongs to R, ठीक है, does not belongs to R। अब यहीं पर क्वेश्चन अगर ये बन जाए कि R is a relation defined as is elder than, तो अगर ये हो जाए कि X Y से बड़ा है, Y Z से बड़ा है, तो ऑब्वियसली X Z से बड़ा होगा, तब वो ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, therefore R is not a transitive relation, R is not a transitive relation। सर ये ट्रांजिटिव नहीं है तो एग्जांपल कैसे हो इसका? नहीं होने का भी तो एग्जांपल हो सकते हैं ना, ठीक है ना, समझते हैं। हाँ जी, एग्जांपल नंबर 1 देखिएगा, लेट ए बी द सेट ऑफ सबके पास, हाँ नोट करो, मुझे बताइए पीडीएफ तो सभी के पास है ना, देख सकते हैं। अरे तुमने सवाल का जवाब नहीं दिया, तुम कल आए तो तुमने टेस्ट था, उसके पहले 2 दिन की प्रैक्टिस थी, मंडे से स्टार्ट, 3 दिन बाद आज नगर दिक्कत अपना दर्शन दे रहे हो, तुम उससे पहले 2 दिन थे ही नहीं थे या हाँ थे, कभी तो बता दिया। निकले वहाँ से बाहर निकले नहीं हो अभी तक, उसी में है ना, वही रावण शिव जी को तो प्रभु बोलता। चलो भाई, एग्जाम्पल नंबर 1 जरा बोलूँ फिर, सभी के पास अगर पीडीएफ है तो सुन लीजिए जरा, इसमें कई सारी चीज़ें ना समझनी पड़ेगी। लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉयज स्कूल, ठीक है, तो इसका मतलब सेट ए में एक स्कूल के सारे बच्चे हैं, और पहले उन्होंने बोल दिया बॉयज स्कूल, इसका मतलब वहाँ गर्ल्स है ही नहीं। एग्जाम्पल नंबर 1,
all students of a boys school. Show that the relation R in A is given by capital R. Capital R is equal to A comma B, A comma B, such that A is sister of B. A is sister of B. ठीक है? क्या कोई खुद ही की सिस्टर हो सकती है क्या? बताओ, कोई खुद ही की सिस्टर कैसे हो सकती है? मैं मेरी ही बहन हूँ, मैं मेरा ही भाई हूँ, हो सकता है ऐसा? नहीं। तो आप क्या करेंगे? तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे? इसी के अंदर एग्जाम्पल के अंदर ना दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, वो भी देखेंगे। तो उसमें क्या है कि ऐसे लिखते हैं, चेक करने के लिए ना तरीका है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, एक पैटर्न है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे रिफ्लेक्सिविटी, ठीक है? सबसे पहले आप लिखेंगे रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी का मतलब मैं चेक कर रहा हूँ कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो उसको एक सेंटेंस लिखकर, एक स्टेटमेंट लिखकर आप एक्सप्लेन करेंगे। आपको यहाँ लिखना है ए कैन नॉट बी द सिस्टर ऑफ इटसेल्फ। A cannot be the sister of itself, so it is not reflexive. तो भाई फिर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अच्छा, रिफ्लेक्सिविटी तो होगी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अब अगला हम देखेंगे सिमेट्रिक रिलेशन चेक करने के लिए। तो यहाँ हेडिंग डालेंगे, ऐसे लिखेंगे सिमेट्री। जब हम सिमेट्री चेक कर रहे हैं इसमें, तो सिमेट्री में आप ये लिखेंगे कि A comma B belongs to R. It implies that A is sister of B. A is sister of B. Then B comma A does not belongs to R. Does not belongs to R. Because B can be, ऐसे करके since B can be brother of A. B can be brother of A. ठीक है? कुछ ऐसा दे तो नहीं रखा, ठीक? कि दोनों गर्ल्स ही। अच्छा, so it is not symmetric. So it is not symmetric. ठीक है? अच्छा, अब ये है कि जो ये चीज़ें हम चेक कर रहे हैं, ये हमने समझने के लिए चेक कर लिया। लेकिन अरे आ तो हम उसी चीज़ पर आ रहे हैं। सुन तो पहले मेरी बात। देखिए, जब भी कभी हम रिफ्लेक्सिविटी की बात करते हैं, तो रिफ्लेक्सिविटी में हम ये कहते हैं कि किसी भी एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन है या नहीं है, हमें ये चेक करना होता है रिफ्लेक्सिविटी में। ठीक है? तो जो इन्होंने दे रखा है ना, ए सिस्टर ऑफ बी, ठीक? तो यहाँ पर आप ये देखिएगा कि इन्होंने पहले ही बोल दिया है कि ये जो रिलेशन है ये सेट ए में डिफाइंड होगा, और सेट ए में क्या दे रखा है? ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉयज स्कूल। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर मुझे रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री, ट्रांजिटिविटी, इन तीनों ही चीज़ों को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इन तीनों ही चीज़ों को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो रिलेशन दे रखा है ना, वो सिस्टर वाला रिलेशन दे रखा है। तो वहाँ पर सारा बॉयज़ स्कूल है, तो वहाँ सिस्टर होगी ही नहीं, वहाँ तो ब्रदर ही ब्रदर होंगे। ठीक है ना? तो सीधी बात है कि भाई ये सारी चीज़ें मेरे को इस तरह से चेक ही नहीं करनी है। ठीक है? लिखने का ये तरीका मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर आप एक लाइन लिखेंगे, सिंस it is a relation defined on set A students म्यूजिक चल रहा है क्या कहीं तेज? है ना, उसी की धमाके है। स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉयज स्कूल,
So R is an empty relation. R is an empty relation. अच्छा, इसी में एग्जांपल नंबर 1 में एक चीज और दे रखी है, वो देखिएगा। एक रिलेशन और दे रखा है R डैश, तो R डैश इज इक्वल टू A, B such that the difference between heights of A and B of A and B is less than 3 meters. Is less than 3 meters. Less than 3 meters. तो ये क्या हो जाएगा? R dash is a universal relation. ये बताइए, ये कहानी समझ में आ गई? A, B तुम्हें दिखाई दे रहा है पीछे? भाई ये तुम जरा पीछे बैठा हुआ। यूनिवर्सल रिलेशन, तो वो मैं देख रहा हूँ बेचारा ऐसे सीधे बैठा हुआ एकदम तन के, है ना, हाइट की वजह से जरा। और ये कॉम्प्लेक्स वाला ऐड अभी भी आता है क्या? कभी नहीं देखा। चलिए ठीक, तो R डैश इज यूनिवर्सल रिलेशन। तो आप ये देखिएगा कि जैसे मान लीजिए हमने कहा कि बॉयज स्कूल है, तो ये क्या है, ये भी कोई बॉय है, और बी का ये भी कोई बॉय है। तो कोई भी बॉय ले लीजिए, एक ले लिया हमने बिल्कुल प्री नर्सरी क्लास का लड़का, और एक ले लिया इसकी जितनी हाइट का, है ना, ज़्यादा हाइट है ना, तो एक प्री नर्सरी का बिल्कुल छोटू सा। तो उन दोनों में, दोनों की हाइट का अगर डिफरेंस लेंगे कितना होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 मीटर, 2 मीटर लगा लो, 2 तो ज़्यादा बोलते हैं, 2 मीटर का 1 मीटर ज़्यादा से ज़्यादा 1.25 मीटर, इतना बस होगा, ठीक है। तो लेस देन 3 मीटर, तो 3 मीटर से तो कम का ही आएगा ना। तो पूरे स्कूल के किसी भी बच्चे के साथ रिलेशन निकालिए। रिलेशन किस तरीके से कि भाई दोनों की हाइट का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो दोनों की हाइट का डिफरेंस जो है वो 3 मीटर से कम ही आएगा, है ना, उससे ज़्यादा तो आ नहीं सकता, ठीक। तो इसलिए हमने कहा कि R डैश इज अ यूनिवर्सल रिलेशन। R डैश इज अ यूनिवर्सल रिलेशन, भाई हर तरीके से उनका जो डिफरेंस है वो लेस देन 3 मीटर ही आएगा, ठीक है। अच्छा, तो यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब क्या है? रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। ऐसे रिफ्लेक्सिव में खुद का रिलेशन खुद ही के साथ, ठीक है। तो एक स्टूडेंट लिया, एक बच्चा लिया, और ये कहा कि अच्छा इस बच्चे का इसी की हाइट में डिफरेंस निकालिए, तो जीरो, तो जीरो भी तो 3 मीटर से कम ही है ना, रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक। फिर आते हैं सिमेट्रिक पर। सिमेट्रिक की बात करते हैं, तो मान लीजिए 2 स्टूडेंट्स हैं, उनकी हाइट के बीच का डिफरेंस 1 मीटर है। तो एक बच्चे के और दूसरे बच्चे के मतलब x और y की हाइट के बीच का डिफरेंस तो 1 मीटर है, तो y और x की हाइट के बीच का डिफरेंस भी 1 मीटर है। साइन का कुछ नहीं मतलब है इसमें, डिफरेंस की बात हो रही है। डिफरेंस का मतलब ये है कि 2 स्टूडेंट्स हैं, उनकी एज में एक बच्चा जो है 2 साल बड़ा है, एक 2 साल छोटा है। तो अगर डिफरेंस कहा जाए तो डिफरेंस तो 2 साल ही कहा जाएगा ना, चाहे x और y का डिफरेंस हो, चाहे y और x का 2 साल का डिफरेंस। तो ये आपका सिमेट्रिक भी है, ठीक है। अच्छा, अगर x और y की हाइट का डिफरेंस 3 मीटर से कम है, y और z की हाइट का डिफरेंस 3 मीटर से कम है, तो x और z की हाइट का डिफरेंस भी 3 मीटर से कम ही होगा, बस ये है। तो इस वजह से यूनिवर्सल रिलेशन हो गया है, ठीक। यूनिवर्सल रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन भी बोलते हैं, नोट करके लिखिएगा।
मैथ्स का एक अकेला चैप्टर ऐसा है जिसको पढ़कर भी काम हो सकता है, मतलब प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, पढ़कर समझ कर। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मतलब अगर आपने एक बार नहीं कर रखे हैं, पहली बार देखेंगे तो नहीं होंगे, एक बार प्रैक्टिस कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। हाँ पक्का। भाई 11th में आपको क्या चीज़ नहीं पड़ी होगी? डोमेन और रेंज। तो डोमेन और रेंज ये देखो, ये लड़का सच्चा है, ईमानदार है। हाँ एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा, ये हम पेज नंबर 3 पर एग्जाम्पल नंबर 2। अच्छा हाँ, नोट करके एक चीज़ लिखिए पहले, रिलेशन which is reflexive, symmetric, as well as transitive. Is called an equivalence relation. Is called an equivalence relation. एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, let capital T be the set of all triangles in a plane with R a relation in T given by R is equal to T1, T2। R एक रिलेशन है, such that T1 is congruent to T2. T1 is congruent to T2. Show that R is an equivalence relation. Equivalence relation का मतलब क्या हो गया कि ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांसिटिव भी होगा। ठीक है, 1 मिनट दीजिए मुझे बस। हाँ जी देखिएगा, वो कह रहे हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो इसमें कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? एक ट्रायंगल जिसकी सारी की सारी लेंथ जो है पूरी तरह से ओवरलैप कर जाए, सारी लेंथ। जैसे ए बी सी एक ट्रायंगल है तो ए बी बी सी सी ए, ठीक है, और दूसरा कोई ट्रायंगल है डी ई एफ, तो डी ई ई एफ और एफ डी, तो ये जो है ये तीनों की तीनों साइड्स एक दूसरे के बिल्कुल बराबर, ठीक।
तो ऐसे लिखेंगे रिफ्लेक्सिविटी यहाँ लिखेंगे T1, T1 belongs to R because T1 is congruent to T1. कोई भी ट्रायंगल खुद के तो कॉन्ग्रुएंट होगा ही होगा, है ना? अच्छा, सो R is रिफ्लेक्सिव. R क्या है? रिलेशन. ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा. रिफ्लेक्सिविटी के बाद अगला देखेंगे सिमेट्री. सिमेट्री में लिखेंगे इफ T1, T2 belongs to R, it implies that T1 is congruent to T2. It implies that T1 is congruent to T2. ठीक है? Then T2, T1 belongs to R. It implies that T2 is congruent to T1. भाई अगर T1 T2 के congruent है, T1 T2 belongs to R का मतलब क्या है? रिलेशन R ये है is congruent to T2. तो पहला वाला ट्राइंगल T1 is congruent to T2, तो पहला ट्राइंगल दूसरे के congruent है, तो ठीक है भाई दूसरा भी तो पहले के congruent होगा. ठीक है, तो T2 T1 भी R को बिलोंग करता है. ठीक है, सो R is symmetric. R is symmetric. सिमेट्री के बाद अगला लिखेंगे ट्रांजिटिविटी. ट्रांजिटिविटी जो ट्रांजिटिविटी है इसमें तीन के बीच में रिलेशन होगा T1, T2, T3. तो यहाँ लिखेंगे इफ T1, T2 if T1, T2 belongs to R, if T1, T2 belongs to R and T2, T3 belongs to R, it implies that T1 is congruent to T2 and T2 is congruent to T3. Then clearly सीधी सी बात है T1 ट्राइंगल T2 ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, T2 ट्राइंगल T3 के कॉन्ग्रुएंट है, तो सीधी सी बात है कि T1 T3 के भी कॉन्ग्रुएंट होगा. T1 T2 बिल्कुल ओवरलैप करके एक जैसे, T2 T3 भी ओवरलैप करके बिल्कुल एक जैसे, तो T1 T3 भी बिल्कुल एक जैसे होंगे. ठीक है, देन क्लियरली T1 is congruent to T3. T1 is congruent to T3. That is T1, T3 belongs to R. So R is transitive. R is transitive. ठीक है, तो R हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया. और कोई रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होता है उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोल देते हैं. R is an equivalence relation. तो R हमारा एक equivalence relation चलेगा. एग्जाम्पल नंबर 3 देखिएगा. एग्जाम्पल नंबर 3 लिख कर नहीं दिखा रहा हूँ. एग्जाम्पल नंबर 3 ऐसे ही ऑलरेडी देख लीजिए. अच्छा लिख कर लेते हैं. Let L be the set of all lines in a plane and R be the relation in capital L defined as R is equal to L1, L2. L1, L2
such that L1 is perpendicular to L2. Show that R is symmetric but neither reflexive nor transitive. R is symmetric but neither reflexive nor transitive. सबसे पहले चेक करेंगे रिफ्लेक्सिविटी। तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए हम ये कहेंगे L1 cannot be perpendicular to L1। कोई भी लाइन खुद के ही पैरेलल तो हो सकती है, ठीक है, खुद के अलॉन्ग तो होती ही है, अलॉन्ग मतलब पैरेलल तो होती ही है, लेकिन खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। तो L1 is not perpendicular to L1, so R is not reflexive। नेक्स्ट देखें, चेक करेंगे सिमेट्री के लिए। Symmetry, if L1 is perpendicular to L2, then clearly L2 is perpendicular to L1. So R is symmetric. अब चेक करेंगे ट्रांजिटिविटी के लिए। तो ट्रांजिटिविटी के लिए हम ये कहेंगे if L1 is perpendicular to L2, L2 is perpendicular to L3. If L1 is perpendicular to L2 and L2 is perpendicular to L3, then ऐसे देख लीजिए, लाइन 1 L1, ये लाइन 2 L2, L1 L2 परपेंडिकुलर है और L2 और L3 परपेंडिकुलर है, ये L3 हो गया। तो क्लियरली L3 और L1 आपस में पैरेलल हो गए, परपेंडिकुलर। देन L1 is parallel to L3, that is L1 is not perpendicular to L3, है ना, रिलेशन होना चाहिए परपेंडिकुलर वाला, ठीक है। तो L1 is not perpendicular to L3, so R is not transitive. R is not transitive। हमें यही शो करना था कि वो रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, सिमेट्रिक होगा सब। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिएगा। एग्जाम्पल 4 में देखिएगा क्या दे रखा है। Show that the relation R in the set 1 2 3 given by R is equal to 1 1 2 2, R is equal to 1 1 2 2 3 3 3 1 2 2 3 is reflexive but neither symmetric nor transitive। जो सेट दे रखा है ना, उन्होंने बोला
शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट। तो जो सेट दे रखा है वो दे रखा है 1 2 3, सेट हमको दे रखा है 1 2 3। अब वो कह रहे हैं कि आपको ये बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो आप ये देखिए 1 2 3 सेट है तो 1 1 भी है इसमें, 2 2 भी है और 3 3 भी है। हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिविटी। यहाँ लिखेंगे सिंस 1 1 2 2 3 3 belongs to R, so it is reflexive। तो जो सेट है, ओरिजिनल जो सेट है ना, जिस सेट में ये रिलेशन बिलोंग करता है, इसमें से ये निकला है, तो उसके हर एक एलिमेंट खुद के साथ रिलेट कर रहे हैं, तो इट इज रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। ये इस तरीके के जो होते हैं ना, ये इनको क्या बोला जाता है? ऑर्डर्ड पेयर, जो आपको कॉमा कॉमा लगाकर दे रखे हैं, कहा जाता है कि ये रिलेशन रोस्टर फॉर्म में आपको दे रखा है, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में कई बार रिलेशन हो सकता है, कई बार ऐसे कुछ स्टेटमेंट के L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ऐसी स्टेटमेंट करके कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो अलग अलग क्वेश्चन को करने का अलग अलग तरीका है। एक तो ये हो गया कि इट इज रिफ्लेक्सिव। उसके बाद देखेंगे सिमेट्री के लिए। सिमेट्री, तो सिमेट्री के लिए हम ये कहेंगे 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है इसमें, तो क्या लिखेंगे यहाँ? सिंस 1 2 belongs to R but 2 1 does not belongs to R, so R is not symmetric। फिर आइए ट्रांजिटिविटी पर। एक भी एलिमेंट अगर छूट जाएगा, तो हम ये कहेंगे कि भाई वो आपका सिमेट्रिक नहीं है। जैसे मान लीजिए ये 2 3 है और यहाँ पर 3 2 भी होता, तो आप ये कहेंगे कि अरे भाई 2 3 है, 3 2 भी है ना, 1 2 है और 2 1 नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होगा। हर एक को चेक करना है हमें। अब देखिएगा कि जैसे 1 2 है, 2 3 है ना, लेकिन 1 3 तो नहीं है ना, इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं है। तो आप यहाँ कहेंगे सिंस 1 2, मतलब ये देखना है कि किसी एक पेयर का दूसरा एलिमेंट और किसी दूसरे पेयर का पहला एलिमेंट वो सेम होने चाहिए, यानी कि x y y z, तो x z 1 3 होना चाहिए, 1 3 नहीं है। तो हम ये कहेंगे सिंस 1 2 belongs to R and 2 3 belongs to R, but 1 3 does not belongs to R, so R is not transitive। ठीक है जी, बस इतना कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखिए। यही हमें प्रूव करना था कि ये रिफ्लेक्सिव होगा लेकिन ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक नहीं।